सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के हालात को लेकर ओम बिरला चिंतित हैं। आमतौर पर स्पीकर नहीं है बोलता, लेकिन एक सच्चे जनप्रतिनिधि के नाते ओम बिरला नहीं रह पा रहे खामोश। और राजस्थान और कुछ दूसरे राज्यों में कोरोना प्रबंधन में दे रहे अपना पूरा सहयोग। बिरला ने राजस्थान सरकार को सलाह दी है और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को तत्काल भरने की सलाह दी गई है राजस्थान सरकार को बिरला की तरफ से। इसी प्रकार ग्राम सेवक और पटवारी से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक को कोरोना संग्राम में झोंक देने की सलाह दी गई है। हालांकि बिरला बैठे हैं दिल्ली के लोकसभा स्पीकर के आलीशान बंगले में, लेकिन उनका मन और आत्मा बसी है आम लोगों के बीच और इसीलिए हर पल अपने निर्वाचन क्षेत्र कोटा की सार संभाल कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब लगातार जो हालात है राजस्थान के, उसको लेकर सभी चिंतित हैं। देश में कोरोना के हालात को लेकर, राजस्थान में कोरोना के हालात को लेकर ओम बिरला बेहद चिंतित, वो भी परेशान हैं। आमतौर पर स्पीकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक सच्चे जनप्रतिनिधि के नाते ओम बिरला खुद को खामोश नहीं रख पा रहे। राजस्थान और कुछ दूसरे राज्यों में कोरोना प्रबंधन में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। बिरला ने राजस्थान सरकार को सलाह भी दी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को तत्काल भरने की सलाह दी गई है और इसी प्रकार ग्राम सेवक और पटवारी से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक को कोरोना संग्राम में झोंक देने की सलाह दी गई है सरकार को। हालांकि बिरला दिल्ली के लोकसभा स्पीकर के आलीशान बंगले में इस वक्त हैं, लेकिन उनका मन और आत्मा आम लोगों के बीच में बसी है। इसलिए हर पल अपने निर्वाचन क्षेत्र कोटा की साथ संभाल में लगे हुए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। नेताजी की दुविधा। बड़े नेताजी भाप नहीं पाए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और ये दुविधा है नेताजी की। बड़े नेताजी ये भाप ही नहीं पाए कि दोस्त आखिर कौन है, कौन दुश्मन है। जो मुखालफत करते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए रहते हैं तैयार, लेकिन साथ होकर भी साथ नहीं देने वालों से कैसे निपटें, इसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चुनाव के दरमियान भी इस चोट की पीड़ा हो रही थी नेताजी को। अब मैदान में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं नेताजी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये नहीं भाप पाए और इसीलिए दुविधा में नेताजी हैं। जो मुखालफत करते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन साथ होकर भी साथ नहीं देने वालों से वो आखिर कैसे निपटें, इसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और चुनाव के दरमियान भी इस चोट की पीड़ा नेताजी को हो रही थी। अब मैदान में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव में सक्रिय भूमिका में रहे नेताजी। 2 सीटों पर पार्टी ने किया उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन। अब उपचुनाव में सक्रिय भूमिका में वो दिखाई दिए। 2 सीटों पर पार्टी ने किया उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन, लेकिन राजसमंद में स्थिति खराब रही। प्रत्याशी ने पार्टी की प्रतिष्ठा के हिसाब से नहीं किया प्रदर्शन, यहां तक कि नोटा से भी कम वोट मिले प्रत्याशी को। अब नेताजी ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से खफा हैं। कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को टिकट ही क्यों दिया जो जमानत भी नहीं बचा पाए। अब जो हालात रहे उपचुनाव में उसको लेकर वो चिंतित भी हैं। अब सक्रिय भूमिका में नेताजी दिखाई दिए थे। 2 सीटों पर पार्टी ने अच्छा काम किया, उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन किया, लेकिन राजसमंद में स्थिति बेहद खराब रही और प्रत्याशी ने पार्टी की प्रतिष्ठा के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया और यही अब संकट भी है। यहाँ तक कि नोटा से भी कम वोट मिले प्रत्याशी को। अब नेताजी ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की वजह से बेहद खफा हैं और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ऐसे व्यक्ति को टिकट ही क्यों दिया जो जमानत भी नहीं बचा पाए। सरकार से बड़े हाकिम के कतरे पर कोरोना प्रबंधन के दरमियान सरकार की ओर जारी किए गए आदेश। कोरोना प्रबंधन के दरमियान सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए। उसी आदेश को एक बड़े जिले के प्रमोटी हाकिम ने अपने हस्ताक्षर से किया जारी। एक ही आदेश को 2 बार जारी करने का मसला चर्चा में रहा सचिवालय में। ऊपर तक भी ये पूरा मसला पहुंच चुका है। तब बड़े बड़े अफसरों को उतारा गया मैदान में और हाकिम की शक्तियां भी कम कर उन्हें लगभग कर दिया गया निष्क्रिय भी। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार से बड़े हाकिम के कतरे पर कोरोना प्रबंधन के दरमियान सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए। उसी आदेश को एक बड़े जिले के प्रमोटी हाकिम ने अपने हस्ताक्षर से जारी कर दिया। एक ही आदेश को 2 बार जारी करने का मसला सुर्खियों में भी रहा। सचिवालय में भी इसको लेकर चर्चा हुई और ऊपर तक भी ये पूरा मसला पहुंचा है। अब बड़े बड़े अफसरों को मैदान में उतारा गया और हाकिम की शक्तियां कम करके उन्हें लगभग निष्क्रिय कर दिया गया। इसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही है। हालांकि अब इस तरह से क्यों किया गया, जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था उसको
दोबारा से जारी कर दिया गया अपने हस्ताक्षर के बाद। इसको लेकर कई तरह के सवाल सचिवालय में भी हालांकि चर्चा हुई। जो सरकार का आदेश था उसी को दोबारा से जारी कर दिया गया और 2 बार इस तरीके से आदेश जारी करने का मसला सुर्खियों में रहा। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ऊपर तक ये मसला पहुंचा, ऊपर तक ये मामला है और वहां पर भी इस मसले को लेकर चर्चा हो रही है। उसके बाद जब ये पूरा मसला सामने आता है तब बड़े बड़े अधिकारियों को, अफसरों को मैदान में उतारा गया और खबर यह है कि जो हाकिम की शक्तियां थी उनको कम भी कर दिया गया, लगभग उनको निष्क्रिय तक कर दिया गया है। अभी साफ तौर से उनको एक मैसेज है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर किया भी है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही आदेश दिए थे। उसके बाद दोबारा से हस्ताक्षर करके उसी आदेश को दोबारा जारी कर दिया जाता है। 2 बार इस तरीके की हरकत होने से कहीं ना कहीं चर्चा होनी लाजमी है। सचिवालय में भी चर्चा हुई, ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं उनको मैदान में उतार दिया गया। अब उसके बाद खबर यह है कि हाकिम के लिए परेशानी साबित हो रही है, परेशानी खड़ी हो गई है। हाकिम की शक्तियां कम करके उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया, लगभग उनको एक तरीके से साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। आखिर राजस्थान में कौन सा कोरोना स्ट्रेन मचा रहा कहर? प्रदेश का चिकित्सा विभाग पिछले 4 महीने से कर रहा रिपोर्ट का इंतजार और आखिर वो कौन सा स्ट्रेन है जो कहर मचा रखा है, जिसने राजस्थान में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं, हालांकि शोध भी लगातार किए जा रहे हैं। प्रदेश का चिकित्सा विभाग पिछले 4 महीने से कर रहा रिपोर्ट का इंतजार। जनवरी महीने से लेकर अब तक कई दफा भेजे जा चुके सैंपल, लेकिन अभी तक ना तो पुणे से जीनोम सीक्वेंसिंग की आई रिपोर्ट और ना ही केंद्र से कोई सूचना अभी तक मिली है। ऐसे में पहली वेव के हिसाब से ही हो रहा मरीजों का ट्रीटमेंट, मरीजों का इलाज पहली जो वेव थी उसी के आधार पर किया जा रहा है, उस तरीके से किया जा रहा है। जबकि दूसरी वेव में मरीजों में दिख रहे कई तरह के अलग लक्षण भी, कई तरह के अलग लक्षण इस बार दूसरी वेव में दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेहद घातक हैं, खतरनाक हैं। 2 से 3 दिन में ही कोविड का संक्रमण फेफड़ों को लेकर उनको जबरदस्त डैमेज भी कर रहा है फेफड़ों को, इसलिए भी संकट इस बार ज्यादा है। काफी तादाद में मरीजों को पड़ रही ऑक्सीजन की जरूरत भी। बड़ी संख्या में मरीज ऐसे हैं हॉस्पिटल्स में जिनको ऑक्सीजन की दरकार है, लगातार डिमांड भी ऑक्सीजन की बढ़ रही है अस्पतालों की तरफ से। ऐसे में अब एक बार फिर चिकित्सा विभाग के अधिकारी साध रहे पुणे के लैब में संपर्क और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये नया स्ट्रेन है कैसा। अभी भी जो ट्रीटमेंट हो रहा है प्रदेश में पहली वेव की तरह ही उसको किया जा रहा है, जबकि दूसरी वेव लगातार खतरनाक है। तमाम जो चिकित्सा एक्सपर्ट है उन्होंने भी ये कह दिया है कि दूसरी वेव बेहद खतरनाक है, इसके लिए तैयारी अलग हिसाब से करनी होगी। लेकिन अब लगातार जब चिंता बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, तो फिर अधिकारियों ने भी सुध ली है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी पुणे की लैब में संपर्क लगातार साध रहे हैं, कम से कम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दूसरा जो स्ट्रेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इसको किस तरीके से फैलने से रोका जा सकता है। सरकारी स्कूलों के ऑक्सीजन सिलेंडर अब सरकार को दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के ऑक्सीजन जो सिलेंडर होंगे अब सरकार को वो दिए जाएंगे। 332 सरकारी स्कूलों की प्रयोगशालाओं में रखे सिलेंडर दिए जाएंगे सरकार को। और कोरोना में बढ़ती ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है, ये निर्णय लिया है। राज्य परियोजना निदेशक ने जारी किए सभी स्कूलों को आदेश। आज से सरकारी स्कूलों से लाए जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। वर्तमान में 332 स्कूलों की प्रयोगशालाओं में रखे हुए हैं 393 सिलेंडर और 193 सिलेंडर में से भरे हुए हैं 167 सिलेंडर। और अब ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में सरकारी स्कूलों के ऑक्सीजन सिलेंडर अब सरकार को ही दिए जाएंगे। सरकार को जहाँ जहाँ भी उनको सप्लाई करना होगा, उनकी आपूर्ति करनी होगी, वो सरकार करेगी। 332 सरकारी स्कूलों की प्रयोगशालाओं में सिलेंडर जो रखे हुए हैं वो सरकार को दिए जाएंगे। कोरोना में बढ़ती ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। कोविड के जो हालात हैं, बढ़ती ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको देखते हुए फैसला लिया गया, महत्वपूर्ण फैसला है। राज्य परियोजना निदेशक ने जारी किए सभी स्कूलों को आदेश और आज से सरकारी स्कूलों से जो सिलेंडर हैं वो लाए जाएंगे, सरकार को दिए जाएंगे। वर्तमान में 332 स्कूलों की प्रयोगशालाओं में 393 सिलेंडर्स हैं और 193 सिलेंडर्स में से भरे हुए 167 सिलेंडर्स हैं जो सरकार को सौंपे जाएंगे। आखिर कहां जाकर रुकेगी पेट्रोल डीजल की कीमत? चुनावी चुप्पी के बाद फिर सुरसा के मुंह की तरह खुला तेल कंपनियों का मुंह। ये चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि कोविड है, लोग इससे त्रस्त है त्राहिमाम पूरे देश भर में और ऐसे में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। आखिर कहां जाकर रुकेगी पेट्रोल डीजल की कीमत? चुनावी चुप्पी के बाद फिर सुरसा के मुंह की तरह तेल कंपनियों का मुंह खुला। 7 दिन में पेट्रोल ₹1.25 और डीजल ₹1.41 महंगा हुआ है। साथ ही कोरोना संकट के दौर में आम आदमी को डसने लगी है तेल की कीमतें, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी। कीमतें $71 प्रति बैरल से गिरकर $63 पर आ गई हैं
और बावजूद इसके देश में तेल कंपनियां खेल रही आम आदमी के साथ। आज पेट्रोल 97 रुपये 92 पैसे तो डीजल 90 रुपये 61 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण, अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई। केंद्र राज्य सरकार पर लगातार सभी की निगाहें हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने की दरकार लगातार की जा रही है आम लोगों की तरफ से केंद्र से, साथ में राज्य सरकार की तरफ भी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि वैट को कम करना होगा सरकार को, इसीलिए थोड़ी सी राहत मिल पाएगी अगर सरकारें कोई फैसला लेती है या फिर कदम उठाती है, ये आम लोगों का कहना है। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों वैट में 2% की कमी कर चुकी है। जल्द ही केंद्र ने कदम नहीं उठाया तो पेट्रोल छूटेगा 100 का आंकड़ा। अब राज्य की सरकार ने तो हाल ही में कदम उठाया था, आपको याद होगा वैट में 2% की कमी की थी, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। अब नजर केंद्र की तरफ है कि केंद्र भी कुछ करे। अगर केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है बढ़ती महंगाई को लेकर तो पेट्रोल छू लेगा 100 का आंकड़ा, जो कि अच्छी बात नहीं है आम लोगों के लिए कोविड के दौरान। चलिए असम आपको ले चलते। हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आधा दर्जन नए मंत्री वहां पर सरकार में हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा नई कमान संभालेंगे। आज के बाद से असम की नई जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में शामिल वहां पर हुए हैं, शपथ ले चुके हैं, ये अपडेट है। आधा दर्जन नए मंत्री शामिल हो सकते हैं सरकार में, ऐसी खबर है। वो कौन कौन से नए मंत्री होंगे उस पर भी लगातार नजर है। लगातार इससे पहले भी हिमंता बिस्वा शर्मा की स्थिति मजबूत बताई गई। उसके बाद फर्स्ट इंडिया ने भी साफ तौर से ये कहा था कि इस बार परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के लिहाज से जिम्मेदारी हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंपी जाएगी, और वही हुआ भी। सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले मुख्यमंत्री असम के रहे। 5 साल का कार्यकाल साफ सुथरा उनका रहा, जीत दिलाई और नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आए। उसके बाद हालांकि परिवर्तन जाहिर सी बात है किया गया। वो परिवर्तन भी नफा नुकसान या फिर अलग अलग तरह के समीकरणों को भाप कर ही किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की हिमंता बिस्वा शर्मा ने। ये लाइव तस्वीरें असम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहे और पूरे 5 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए काम किया। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनकी काफ़ी तारीफ भी हुई, जिस तरीके से काम उन्होंने किया, कोविड के दौर में प्रबंधन जिस तरीके से उन्होंने किया, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि इस बार उनका सीएम बनना लगभग तय है। उनकी लोकप्रियता हो, उनकी पहुंच हो, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से उनकी छवि है, उसको लेकर भी पहले से ही जो सियासी जानकार थे वो ये कह रहे थे कि इस बार जो मजबूत स्थिति है वो सर्बानंद सोनोवाल से ज़्यादा हिमंता बिस्वा शर्मा की है, और वो हुआ भी। जब विधायक दल की बैठक हुई, नाम सामने लाया गया हिमंता बिस्वा शर्मा का, तो मुहर लग गई, सारी अटकलों पर विराम भी लग गया साफ तौर से। और आज से हिमंता बिस्वा शर्मा कमान संभालेंगे। असम की नई जिम्मेदारी उनको आज से दे दी गई है। असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मैं श्री रणजित कुमार दास ईश्वर नामत शपथ खाई कौं जे অসম ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰে। तो असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली हिमंता बिस्वा शर्मा ने। वही तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद अब नई नई जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी है। हालांकि आधा दर्जन से ज़्यादा नए मंत्री हो सकते हैं, कहा जा रहा है सरकार में शामिल। अब वो कौन कौन से मंत्री होंगे लगातार उन पर भी नज़र है, कौन वो चेहरे होंगे जिन पर लगातार फोकस भी रहा शुरुआत से। और अब ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे सर्बानंद सोनोवाल। इससे पहले आप खबर ये कि उनको केंद्र में कोई जगह मिल सकती है, लेकिन आज से जो कमान संभाली है असम की वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने संभाल ली है। तस्वीरें वहां से आपको हमने दिखाई और इसी पर मेरे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं। शशिकांत, शपथ ग्रहण कर लिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, नए युग की शुरुआत असम में। बिल्कुल नए युग की शुरुआत है और हिमंता बिस्वा शर्मा को जिस तरह से पार्टी ने नए चेहरे के तौर पर असम में प्रोजेक्ट किया है, उससे देख के लगता है कि भाजपा की जो नए नीति और कार्यक्रम है उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है और साथ ही 6 नए चेहरे उनके मंत्रिमंडल में
शामिल किए जा रहे हैं, जो हमारी सूचना है उसके हिसाब से अभी नया मंत्रिमंडल भी वो बना रहे हैं, और जो उनके अपने खास लोग हैं उनको उस मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह दी है। पुराने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि एक बैलेंस बनाकर रखा जाए। और खास तौर पर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर नजर रखते हुए हिमंता को अब मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई आसाम के। ये सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी इनकी भूमिका वैसी ही रहेगी जैसे कि पहले भी ये कार्य करते रहे हैं, और केंद्र के साथ मिलकर ये उन सारे राष्ट्रीय एजेंडा को यहाँ पर लागू करने का प्रयास करेंगे जो बीजेपी के टॉप एजेंडा माने जाते हैं। उसमें कई तरह के एजेंडा शामिल हैं, और भाजपा ने एक नई पहल की है और एक नई शुरुआत इस क्षेत्र में की है, और ऐसे आदमी पर उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड बनाकर उन्होंने आगे किया है जो कि पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। और बीजेपी को उम्मीद है कि क्योंकि वो कांग्रेस के साथ भी एक महत्वपूर्ण पद पर कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस की सरकार में भी वो मंत्री के पद पर रह चुके हैं, और जब से बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी को ये भी लगता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए वो हिमंता को ही अब आगे जिस तरह से किया है उसका असर आने वाले 5 सालों में असम में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसको नजर आएगा। बिल्कुल शशिकांत, क्योंकि अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है शपथ ग्रहण के साथ ही, अब मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा हिमंता बिस्वा शर्मा का, उस पर सभी की निगाहें हैं। वो कौन कौन से मंत्री होंगे जिनको सरकार में जगह मिल पाएगी? खबर तो ये है कि आधा दर्जन नए लोगों को जगह मिल सकती है इस बार सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पार्टी हाईकमान के साथ विचार विमर्श करके तय किया गया, और पार्टी ने इस पे जो मुख्यतः जो बात ध्यान में रखी है वो ये है कि वो चाहते हैं कि एक ऐसा बैलेंस बनाया जाए कि जो सोनोवाल जो पिछले वाले मुख्यमंत्री थे उनके भी जो सोनोवाल के समर्थक है वो अपने आप को इग्नोर महसूस ना करें। तो इतनी ही जितनी संख्या इनके समर्थकों की है, हालांकि टिकटों के आवंटन में अगर आप देखा जाए तो हिमंता के लोगों को अधिक टिकटें दी गई थी, लगभग 40 लोगों को टिकटें मिली थी जो हिमंता समर्थक माने जाते थे। लेकिन अब जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश। चलिए, बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका तमाम जानकारियों के लिए भी, पूरी बातचीत के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। दौसा के मंडावर से बड़ी खबर है। महिला ने 5 बच्चों समेत लगाई ट्रेन के आगे छलांग। महिला समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 2 बालकों ने मां से हाथ छुड़ाकर अपनी जान बचा ली। ये बड़ी खबर है दौसा के मंडावर से, जहां पर महिला ने 5 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगाई। उसके बाद खबर यह है कि महिला समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 बालकों ने मां से हाथ छुड़ाकर अपनी जान बचा ली। ये राहत वाली बात थोड़ी सी हो सकती है। मंडावर रेलवे स्टेशन कटीघाटी के पास ये हादसा हुआ। मृतका का पति, खबर यह है कि फाटक पर ही गेटमैन है, ये जानकारी मिल रही है, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। 5 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगाई। 3 बच्चों के साथ ही महिला की जान जा चुकी है। 2 बच्चे सुरक्षित हैं। तुरंत पुलिस पहुंची मौके पर। पड़ताल लगातार जारी है, क्या वजह है इसको भी लगातार जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। खबर यह कि मृतका का जो पति है वो फाटक में ही गेटमैन है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, कोई जानकारी मिली क्या पूछताछ के आधार पर? कुछ कह रही है पुलिस अभी? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस है उसने जो मृतका महिला है उसके परिजनों को सूचना दी गई है, क्योंकि वो टोडा भीम के खेड़ी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्हें पहुंचने में वक्त लग रहा है। जो महिला है उसकी ससुराल बावड़ी खेड़ा में थी और खुद जो है टोडा भीम के खेड़ी गांव की रहने वाली है। इसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया कि अपने बच्चों के साथ सभी बच्चों को लेकर के और ट्रेन के आगे छलांग लगाई है। गनीमत है कि जो 2 बच्चे हैं पायस और जो परी और कोमा जो है वो बच गए हैं, क्योंकि वो उम्र उनकी ज्यादा थी और उन्होंने अपना बचाव का प्रिकॉशन ले लिया। लेकिन इसमें जो 3 बालक है, 3, एक बेटा और 2 बेटी जो है उनकी इसमें मौत हुई है। तीनों के जो शव है मोर्चरी में शिफ्ट कर दिए हैं। मंडावर थाना पुलिस है मौके पर पहुंची हुई है और पूरी तहकीकात कर रही है कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी जो घटना है या इतना बड़ा जो कदम है वो महिला उठाने के लिए तैयार हुई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत पूरी जानकारी के लिए। पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। अभी तक ये वजह साफ नहीं हो पाई कि आखिर किस वजह से ये फैसला लिया गया, ये कदम उठाया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आया मौसम, लॉकडाउन कर्फ्यू का। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की बढ़ा दी गई है मियाद। कई राज्यों में आज से लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का आगाज किया गया है। कोरोना कर्फ्यू शुरू किया गया। तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन है। कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक लागू रहेगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिनों के लिए 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। हरियाणा में भी 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद।
उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक के लिए जारी रहेगा और मिजोरम सरकार ने आज से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक लागू रहेगी। उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लागू किया गया और हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 16 मई तक का लॉकडाउन है। देश के अलग अलग राज्य ऐसे जहां पर सरकारों ने खुद स्थितियों को भांपते हुए लॉकडाउन लगा दिया है। वो कौन कौन से राज्य हैं, लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की बात हम करें, सख्त लॉकडाउन का आगाज हो चुका है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। जहां पर पहले से लॉकडाउन की स्थिति थी वहां पर अवधि को बढ़ा दिया गया। कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू उसको भी बढ़ा दिया गया है। कई राज्यों में आज से लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू शुरू किया गया है। तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन है। कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक जारी रहेंगी और साथ ही केरल में भी शनिवार से 9 दिनों के लिए 16 मई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा में भी ऐसे ही हालात हैं, 17 मई तक के लिए ताज़ा हालातों को भांपते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद। दिल्ली में भी ये फैसला लिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। दिल्ली के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पर भी योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया और मिजोरम सरकार ने आज से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक प्रभावी रहेंगी। उत्तराखंड की बात करते हैं, 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा और साथ ही हिमाचल में भी 7 मई से 16 मई तक का लॉकडाउन है। हालांकि कई राज्य सरकारें ये बार बार केंद्र से कह चुकी हैं कि जो लॉकडाउन का फैसला है वो केंद्र को अपने स्तर पर लेना चाहिए था, क्योंकि पहली वेब से ज़्यादा खतरनाक दूसरी वेब है और अभी ज़्यादा आवश्यकता थी लॉकडाउन की। लेकिन केंद्र की सरकार ने ऐसा किया नहीं। राज्य की सरकारों ने खुद से अपनी सूझबूझ से ये फैसला लिया, क्योंकि हालात राज्यों की लगातार बिगड़ती जा रही है। वो राजस्थान हो, वो दिल्ली की स्थिति हो या फिर वो महाराष्ट्र की स्थिति हो, कर्नाटक, केरल, हर जगह स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सरकारों ने खुद अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा दिया है, जो फिलहाल सभी को उनकी पालना करनी होगी। प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, वही प्रोटोकॉल पर सभी राज्यों को आगे बढ़ना भी है। राज्यों के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ना है। चक्रवाती तंत्र का असर, अगले 3 दिन आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बना है साइक्लोन सिस्टम, मौसम में तब्दीली आ सकती है। चक्रवाती तंत्र का असर दिखाई दे सकता है। अगले 3 दिन आंधी, बारिश जैसे हालात बन सकते हैं, ऐसी खबर है। ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बना है साइक्लोन सिस्टम। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहेगा 11 से 13 मई तक और साथ ही इस दरमियान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर संभाग में मौसम बदल सकता है। इन संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश, आंधी और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ तौर से कह दिया है कि राजस्थान के भी कई हिस्से हैं जहां पर मौसम में तब्दीली हो सकती है। वो हिस्से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर संभाग है जहां पर मौसम बदलेगा और इन संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ बारिश, आंधी, ओले गिरने की संभावना है। और चक्रवाती तंत्र 3 दिनों तक दिखाई देगा इसका असर। आंधी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान हो और साथ ही पाकिस्तान के ऊपर भी कहा जा रहा है कि सिस्टम हावी होगा और सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा 11 से 13 मई के बीच में और इस दरमियान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर संभाग में बारिश हो सकती है। कई हिस्से ऐसे जहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है आंधी तूफान के साथ ही। और इन संभाग के जिलों में लगातार लोगों से ये भी कह दिया गया कि अपने स्तर पर भी आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। डिग्गी कल्याण जी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल्याण जी के दर्शनों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। कोरोना काल में अब घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। रुक नहीं करना पड़ेगा, घर से नहीं निकलना पड़ेगा मंदिर के लिए, खुद घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। जयपुर स्थित फार्म GIT इंफोसिस के प्रोफेसर गोपाल सिंह ने निःशुल्क पहल की है और वेबसाइट में कल्याण जी के प्राकट्य की कथा, भजन, आरती, मंत्र, भोग, जीर्णोद्धार, मेले, व्रत, त्योहार, मंदिर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी श्रद्धालुओं को मिल पाएगी घर बैठे। वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान भी किया जा सकेगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर दी गई है। कल्याण जी मंदिर के लिए जो लोग आते थे घरों से निकलकर, चूंकि कोविड का दौर है इसलिए घर से बाहर आना भी खतरे से खाली नहीं है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो इसलिए भी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। डिग्गी कल्याण जी के जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए राहत वाली खबर है, खुशखबरी एक तरीके से। दर्शनों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। कोरोना काल में अब घर बैठे जो श्रद्धालु हैं वो ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। जयपुर स्थित फार्म GIT इंफोसिस के प्रोफेसर गोपाल सिंह ने निःशुल्क ये पहल की है और वेबसाइट में कल्याण जी के प्राकट्य की कथा भी होगी, भजन, आरती, मंत्र, भोग,
जीर्णोद्धार, मेले, व्रत, त्योहार और मंदिर के या फिर यूं कहिए इतिहास की पूरी जानकारी श्रद्धालुओं को वहां पर मिल जाएगी। और वेबसाइट के जरिए ही आप दान भी कर सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कोविड है, घर से बाहर निकलना नहीं है, धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं। कोरोना का असर जनगणना पर। जनगणना 2022 से पहले शुरू नहीं होगी। ये असर जनगणना पर भी दिखाई दिया कोविड का। अब जनगणना 2022 से पहले शुरू नहीं होगी, ये पुख्ता खबर है। हाउस लिस्टिंग शुरू करने की योजना चली गई ठंडे बस्ते में। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद शुरू होनी थी प्रक्रिया, लेकिन 30 लाख जनगणना कार्यकर्ताओं की आरंभिक कार्यवाही नहीं हुई शुरू। अब इसलिए भी कहा जा रहा है कि कोविड का असर साफ तौर से दिखाई दिया। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ऐसी खबर थी। लेकिन कोविड का असर, कोविड यहाँ पर भी असरदार दिखाई दे रहा है। जनगणना 2022 से पहले अब शुरू नहीं हो पाएगी और हाउस लिस्टिंग शुरू करने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। भारत मोहम्मद नशीद पर हमले को लेकर गंभीर है। हमले को ले रहा गंभीरता से। मालदीव के स्पीकर नशीद पर हुआ जानलेवा हमला और हाल ही में कई सर्जरी के बाद वो स्थिर और होश में है। भारत से दोस्ती की वजह से नशीद पर आतंकियों ने हमला किया था और हिंद महासागर के छोटे से देश मालदीव का सामरिक और रणनीतिक महत्व भी है। मनमोहन सरकार ने भी नशीद का किया था बचाव, दूतावास में भी शरण दी थी। नशीद ने ही चीन समर्थित सरकार गिराकर मालदीव में बनाई है नई सरकार और नई सरकार की वजह से नशीद से चीन और आतंकी संगठन नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में चीनी साजिश को देखते हुए भारत हर स्तर पर नशीद की मदद के लिए लगातार तैयार है। कोरोना संकट के बीच एस जयशंकर की भूमिका। सरकार का हर स्तर पर बचाव करते आ रहे हैं नजर। केंद्र की किसी भी गलती को स्वीकार करने को नहीं है तैयार। असम में 35 साल की सरकारी सेवा में एक ही बात सीखी कि सरकार सही है, तभी तो सरकार की खामियों के बचाव का कोई न कोई तर्क खोज लेते हैं। फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में होम क्वारंटीन हैं क्योंकि उनकी टीम के 2 मेंबर्स पाए गए कोरोना संक्रमित। और इधर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री पर कई सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल में कौन होगा भाजपा विधायक दल का नेता, ये बड़ा सवाल है। भाजपा अपना या बाहरी किसे बनाए नेता, काफी कंफ्यूजन है। भाजपा में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि अगला भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा। भाजपा अपना या बाहरी किसे नेता चुनेगी, इस पर लगातार नजर है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय के साथ एक और मुश्किल भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के पुराने नेताओं की चिंता है। वैसे राज्य में भाजपा के पास इस पद के लायक कोई पुराना नेता नहीं है। इस वक्त भाजपा के पास एकमात्र मनोज तिग्गा हैं, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी है। फिलहाल संगठन को मजबूत करने वाले चेहरे की जद्दोजहद में नेता का चुनाव अटका हुआ है, लेकिन नजर रहेगी कि अगला विधायक दल का नेता कौन होता है। दिल्ली और मुंबई का फर्क। दोनों ही राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़े हुए हैं हालात। दिल्ली और मुंबई में क्या फर्क है आप समझिए। दोनों ही राज्यों में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हैं। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद व्यवस्थाओं से जूझती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दिल्ली में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सेना, नगर निगम होने के बावजूद स्थिति विकट रही। असल में दिल्ली और मुंबई का फर्क एक नेता और अधिकारी का है। मुंबई में एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चुने अधिकारी हैं और बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल काम से बने मिसाल। और इकबाल की मेहनत है कि मुंबई में कोरोना पर काबू पाया गया, दूसरी लहर को भी रोका गया। और दिल्ली में कई सरकारें होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को करना पड़ रहा हस्तक्षेप। और इतना ही फर्क कोविड के दौर में दिखाई दिया दिल्ली और मुंबई में। देश में जल्द खत्म होगा टीके का संकट। जुलाई से देश में ही होगा रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन। ये राहत वाली खबर है कि देश में जल्द ही टीके का जो संकट है, वैक्सीन की जो कमी दिखाई दे रही है, वो दूर होगी। जुलाई से देश में ही होगा रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन। कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बीच लोग जल्द लगवाना चाहते हैं टीका, लेकिन टीके का उत्पादन कम होने से ऐसा नहीं हो पा रहा है। और देश में निर्मित 2 टीके अभी लगाए जा रहे हैं। इस महीने के अंत तक 30 लाख और स्पुतनिक टीके की खुराक भारत पहुंचेगी। इसलिए भी लोगों के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर निकलकर सामने आई है कि जल्द ही स्पुतनिक वी का उत्पादन भी भारत में होगा, वैक्सीन की कमी दूर हो पाएगी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में हार पर मंथन। चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है मीटिंग। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जिस पर लगातार चर्चा, हार को लेकर चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है मीटिंग। सोनिया गांधी ने कही खरी कहा कि हमें अपनी गंभीर असफलताओं पर ध्यान देना होगा, ये बहुत जरूरी है पार्टी के लिए भी।
ये कहना काफ़ी नहीं कि हम बहुत निराश हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हार के हर पहलू को देखने के लिए एक कमेटी बनेगी। ये सोनिया गांधी ने कह दिया है कि अब लापरवाही नहीं होगी। पार्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हर एक पहलू पर पड़ताल की जाए कि आखिर कमी कहाँ पर रह गई है। हार के हर पहलू को देखने के लिए कमेटी बनेगी। केरल और असम में हम सरकारों को हराने में विफल क्यों रहे, इस पर भी मंथन करना होगा। पश्चिम बंगाल में हम पूरी तरह से खाली हाथ क्यों रहे, ये भी बड़ा सवाल है। पार्टी को इस पर भी आगे बढ़ना होगा, मंथन करना होगा। हालांकि ये बातें हम असुविधाजनक लग सकती, लेकिन अगर हम वास्तविकता का सामना नहीं करते, अगर हम तथ्यों को नहीं देखते तो हम सही सबक नहीं लेंगे। ये कहा कि असुविधाजनक ये बातें जरूर लगती हैं, लेकिन इन पहलुओं पर तो बातचीत करनी होगी। पार्टी मजबूत तभी होगी जब इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव में हार काफ़ी निराशाजनक रही है। हमें अपना हर कदम फूंक कर लेना होगा। हमें अपना घर दुरुस्त करने की बेहद ज़रूरत है इस वक्त। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नर्सेस का जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नर्सेस गुस्से में है, जबरदस्त आक्रोश उनका। प्रदेश भर में नर्सेस का काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से राज्यव्यापी विरोध कैंपेन, पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर नर्सेस में है जबरदस्त नाराजगी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी और महामंत्री सुनील शर्मा का बयान भी सामने आया। कोरोना महामारी में फ्रंट फुट वॉरियर के रूप में पिछले 1.25 साल से काम कर रहे हजारों नर्सेज फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं और बावजूद इसके नर्सेज की सबसे महत्वपूर्ण मांग अभी तक नहीं हो पाई है पूरी। ऐसे में समस्त नर्सेज हैं आक्रोशित, अब कर रहे हैं आंदोलन। जो नर्सेज हैं वो गुस्से में हैं। सरकार से लगातार मांग है कि उनकी भी बात सुनी जाए। कोविड के दौर में लगातार 1 साल से वो काम कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि चिंता की बात है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया।